बहाने ऐसे बनते हैं कि जिनकी वजह से देखो, दो पड़ोसी हैं, दो पड़ोसी आपस में नाराज़ हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी वजह हो सकती है कि उस इलाके में, उस मोहल्ले में उन पड़ोसियों को मिलना पड़े, क्योंकि दूसरे जो इलाके वाले हैं उस इलाके के हवाले से गलत सोच। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट वीडियो, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल है, हिंदी में आगे है, ईरान एंडिंग एंड द फाइट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। देखते हैं इस वीडियो में क्या है, कोई खुशी की खबर लग रही है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी वर्ल्ड लेवल पर डिस्कस की जाती है। जो यहाँ कश्मीर इशू के साथ दोनों देशों में आतंकवाद और जासूसी को लेकर भी हाई लेवल कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। जहाँ भारत पीओके और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को घेरता है, तो वहीं पाकिस्तानी आतंकवादी और वहाँ की सेना भारत में दहशत फैलाना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में यह सोचना कि भारत और पाकिस्तान साथ आकर एक अलायंस बनाएंगे और वो भी डिफेंस अलायंस बनाएंगे, यह संभव नहीं लगता, लेकिन ऐसा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ईरान ने अपने एक ऐलान से हलचल बढ़ा दी है। ईरान ने कहा है कि वह खाड़ी में नया गठबंधन बनाने वाला है। इसके लिए वह खाड़ी के 3 देशों के साथ साथ भारत और पाकिस्तान की नेवल फोर्सेस को भी शामिल करेगा। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ एक मिरेकल ही होगा। भारत और पाकिस्तान को एक ही डिफेंस प्लेटफॉर्म पर साथ लाना किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। तो क्या सच में ईरान भारत और पाकिस्तान की नेवी के साथ एक महागठबंधन बना सकता है? और अगर हाँ, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस सामने आने वाले हैं? इन सारे सवालों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे दोस्तों कि पाकिस्तान की नेवी के साथ इंडियन नेवी का डिफेंस अलायंस बनाना कितना खतरनाक हो सकता है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे प्लान की शुरुआत होती है गल्फ रीजन में हुए इस घटना से। दरअसल कुछ दिनों पहले संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के ऑयल टैंकर को ईरान ने जब्त कर लिया था, और अमेरिका ने इस पर ईरान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इस वजह से यूएई अमेरिका से काफी नाराज हुआ और अमेरिका नौसेना के नेतृत्व वाले टास्क फोर्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। यहाँ पर आपको बता दें कि टास्क फोर्स में शामिल देश गल्फ रीजन में शिप्स की सिक्योरिटी का काम करते हैं। यूएस लेड 38 देशों की ये टास्क फोर्स एक नेवल डिफेंस अलायंस है जो बहरीन नेवल बेस से ऑपरेट करता है। अब यूएई के इससे दूरी बनाने के बाद फारस की खाड़ी के देशों के बीच सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा चैलेंजिंग इशू बन गया है, और ये ईरान के लिए किसी मौके से कम नहीं था। इसलिए बिना किसी देरी के ईरान की तरफ से नेवल अलायंस के फॉर्मेशन की बात कह दी गई। जी हाँ दोस्तों, जिसे लेकर ईरानी नौसेना के कमांडर ने कहा कि ईरान सऊदी अरब और गल्फ के 3 और देश की नेवी के साथ एक डिफेंस गठबंधन बनाने वाला है। इसके अलावा ईरानी मीडिया की ओर से यह भी दावा किया जा रहा है कि इस अलायंस में भारत और पाकिस्तान की नेवल फोर्सेस को भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही ईरानी नौसेना के कमांडर शहराम ईरानी ने भी इस मामले को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि इस रीजन के देश यह अब समझ चुके हैं कि एक दूसरे के सहयोग से ही सभी को सुरक्षा मिल सकती है, इसलिए यह डिफेंस अलायंस जल्द ही बना लिया जाएगा। हालांकि ईरानी कमांडर ने यह भी क्लियर नहीं किया है कि ईरानी नेवी का यह गठबंधन किस तरह होगा। यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि ईरान का खाड़ी के कई देशों के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसे वह अब खत्म करना चाहता है, और साथ ही वह खाड़ी के देशों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने में भी जुटा हुआ है। इस देश में उसने चीन की मदद से एक बड़ा कदम भी उठाया है। चीन ने सालों पुरानी दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का काम किया, जिसमें सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान और ईरान के विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान ने बीजिंग में मुलाकात की थी। जब रमजान के महीने में सालों की दुश्मनी को भूलकर 2 कट्टर मुस्लिम देशों ने हाथ मिलाया, तो यह अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए हैरान कर देने वाली बात बन गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों की मुलाकात के पीछे चीन का बहुत बड़ा हाथ था। इसके अलावा ईरान की एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों ने दूतावास को लेकर भी चर्चा की। अब गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि 7 साल बाद दोनों देशों के नेताओं की यह पहली ऑफिशियल मुलाकात थी। भारत और पाकिस्तान को गठबंधन में शामिल करने को लेकर ईरानियन कमांडर शहराम ने कहा है कि इस नेवल डिफेंस में यूएई, बहरीन, कतर, इराक, पाकिस्तान और भारत को शामिल करने की योजना है। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस अलायंस के पीछे ईरान का मकसद अमेरिकी गठबंधन में शामिल देशों को अपने साथ लाने का है। ईरान का यह प्लान गल्फ रीजन में अमेरिका की प्रेजेंस को कम करने के साथ साथ इंडियन ओशियन में रीजन में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना है।
जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दूं कि ईरान इससे पहले रूस और चीन की नौसेना के साथ मिलकर काम भी कर चुका है। अब दोस्तों, ईरान के पास इस वक्त अमेरिकी गठबंधन के सैनिकों को अपनी ओर करने का सबसे सही मौका है, क्योंकि गल्फ रीजन के कुछ देश इस वक्त अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी से खफा हैं और उसे इग्नोर कर रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान भी इस वक्त अमेरिका से नाराज चल रहा है, क्योंकि उसके देश में चल रहे आर्थिक संकट को सुलझाने में अमेरिका ने कोई भी मदद नहीं की। इसके अलावा इन दिनों ईरान और चीन के बीच रिश्ते भी मजबूत हुए हैं। इन सब के कारण पाकिस्तान को ईरान आसानी से अपने अलायंस का हिस्सा बना सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद स्पेशली इंडियन ओशन रीजन में कोई भी अलायंस और उसका प्लान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसमें इंडिया शामिल ना हो। और यही वजह है कि ईरान की ओर से गठबंधन बनाने का प्रपोजल भारत और पाकिस्तान को भी भेजा गया है, और भारत को शामिल करवाने के लिए ईरान ने ब्रिक्स के साथ अपने ऑपरेशन को बढ़ाने की बात भी कही। ईरान के मुताबिक ब्रिक्स वर्ल्ड का एक उभरता हुआ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भारत और चीन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। दोस्तों, ईरान के इस ऐलान के बाद अमेरिका और इजराइल दोनों नाराज दिख रहे हैं। जहां एक और इजराइल ईरान के डिप्लोमेटिक लेवल पर आइसोलेट करना चाहता है, तो वही अमेरिका उसकी इकोनॉमी और मिलिट्री पावर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के मूड में है। यहाँ पर आपको बता दूं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि जब ईरान खाड़ी के देशों के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में देखा जा रहा था, तो उनके डिफेंस में अमेरिका की फोर्सेज ही ईरान के सामने खड़ी होती थी। लेकिन अब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के इन्फ्लुएंस को खत्म करने और मुस्लिम देशों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए ईरान का यह एक नया प्लान है। खैर दोस्तों, अब तक हमने ईरान और उसके अलायंस की बात की। अब आपको समझाते हैं कि क्या भारत और पाकिस्तान की नेवी एक साथ अलायंस कर सकती है। अब इतना तो हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी किस लेवल पर है। दोनों देशों के बीच कश्मीर के साथ साथ आतंकवाद भी बहुत गंभीर मुद्दा बना रहता है। दोनों देश एक दूसरे पर यह भी आरोप लगाते हैं कि एक दूसरे के देश में जासूसी की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आरोप यह भी लगता है कि कई सीक्रेट इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को चोरी किए जाने की कोशिश भी होती है। दोनों में से कोई भी देश अपनी किसी भी खुफिया जानकारी को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहता, और अगर डिफेंस से जुड़ी जानकारी की बात करें तो इसे तो पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाता है। बस यही रीजन है जिसके कारण भारत और पाकिस्तान दोनों यह कभी नहीं चाहते हैं कि उनकी सेनाएं एक दूसरे के साथ कोई भी अलायंस करें। अगर बात अब पाकिस्तान की करें तो यह भारत का डिफेंस सीक्रेसी पर हमेशा नजर रखता है कि इसे कोई इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाए जिससे कि उनकी सेना भारत के खिलाफ कुछ साजिश करने में इस्तेमाल कर सके। पाकिस्तान की इस हरकत से भारत पूरी तरह से अवेयर रहता है, और इसलिए भारत अपनी डिफेंस फोर्सेस के नजदीक पाकिस्तान फोर्सेस के लोगों को नहीं आने देना चाहता। लेकिन दोस्तों, कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर दोनों देश एक साथ स्टेज शेयर करते हैं, जैसे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ और साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क। लेकिन ये दोनों पॉलिटिकल संगठन हैं जिसका मेन मोटिव राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाना है। जहां एससीओ चाइना लेड ग्रुप है, तो सार्क इंडिया और पाकिस्तान लेड ग्रुप है। एससीओ में चीन और रूस की इंपॉर्टेंट रोल होने के कारण इसके ऑपरेशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन वहीं सार्क की बात करें तो इसके मेन प्लेयर्स भारत और पाकिस्तान ही हैं, और जिनके बीच आपसी विवाद होने के कारण यह एक इनएक्टिव और सिर्फ नाम का ग्रुप ही बनकर रह गया है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के साथ कोई मीटिंग नहीं करना चाहता है जिस पर भारत का दबदबा सबसे ज्यादा हो। तो ऐसी कंडीशन में यह कहना आसान नहीं होगा कि ईरान भारत और पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस को एक साथ लेकर एक अलायंस क्रिएट करके उसे ऑपरेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस के साथ ही भारत और पाकिस्तान की सेनाओं को रूस ने 2020 में अपने यहाँ होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए इनवाइट किया था। अब पहले तो भारत ने रूस के इनविटेशन को स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में चीन के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया। तो ये कहा जा सकता है कि भारत अगर किसी तीसरी कंट्री के साथ रिलेशन को अच्छा रखना चाहेगा तो वह पाकिस्तान के साथ आ भी सकता है, और किसी डिफेंस एक्सरसाइज और ऑपरेशन में पाकिस्तान के साथ पार्टिसिपेट कर भी सकता है। लेकिन भारत की यह सोच लॉन्ग टर्म डिफेंस अलायंस के लिए बदल भी सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ कुछ दिनों के डिफेंस एक्सरसाइज में होना और लॉन्ग टर्म डिफेंस अलायंस का हिस्सा बनना अलग अलग बात है। अब ये देखने वाली बात होगी दोस्तों कि क्या भारत ईरान के इस ऑफर को स्वीकारेगा या फिर नहीं। खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। जी जनाब, खबर तो बहुत ज़बरदस्त है, खबर तो बहुत ही बढ़िया है, और एक लॉजिक भी बनती है, रीज़न भी बनता है। लेकिन मामलात इतने बिगड़े हुए हैं, मामलात इतने संगीन हैं कि कैसे पॉसिबल होगा ये, कैसे, किन शराइत को मद्देनज़र रखते हुए, किस टर्म एंड कंडीशन को देखते हुए ये एक मुआहदा होगा या एक
इल्हैंस होगा, क्या कहेंगे, मुआहदा होगा, या एक इल्हैंस होगा, क्या कहेंगे। तो हाउ पॉसिबल, सबसे पहले तो ये सोचने की बात है। लेकिन बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और देखिए, इस तरह की चीज़ों से ही आगे फ्यूचर में ताल्लुकात अच्छे होने की उम्मीदें दिखती हैं। ऐसा लगता है ये छोटे छोटे बहाने ऐसे बनते हैं कि जिनकी वजह से देखो, दो पड़ोसी आपस में नाराज़ हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी वजह हो सकती है कि उस इलाके में, उस मोहल्ले में उन पड़ोसियों को मिलना पड़े, क्योंकि दूसरे जो इलाके वाले हैं उस इलाके के हवाले से गलत सोच रहे हैं, या उस इलाके में अपनी दादागिरी जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस इलाके के लोगों को जमा होना पड़ता है। जब उस इलाके के लोगों को जमा होना पड़ता है, तो वो जो दो पड़ोसियों के आपस में अनबन है, जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है तो उन दो की गड़बड़ भी ख़त्म हो सकती है, अगर दोनों की नेक नियति हो, अगर दोनों का मकसद ये हो कि नहीं यार, कब तक हम लड़ाई झगड़े करते रहेंगे, कब तक हम अपने आवाम के लूटे हुए या अपने आवाम से लिया हुआ टैक्स जो है वो गोला बारूद में, इन चीज़ों में और जंगों में ज़ाया करते रहेंगे। हमारी आवाम जो हैं उनके बुरे हालात हैं, हमारी आवाम में गुर्बत है, हमारे यहाँ बेरोज़गारी है, हमारे यहाँ खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। तो हम क्यों पंगे लें, हम क्यों, जब एक मौका मिलेगा, जब एक सूरत हाल ऐसी पैदा होगी कि जिससे ताल्लुकात सही होने की उम्मीद है। देखो, ये एक ऑप्शन है, ये एक चीज़ है कि जो नेवी है, सारी जो जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी नेवी एक साथ जमा होगी, लेकिन उस बहाने से कहीं ना कहीं तो यार साथ जुड़ने का मौका मिलेगा ना कहीं तो एक दूसरे से नफ़रतें ख़त्म होंगी। लेकिन एक मसला आता है, एक टेंशन होती है, एक गड़बड़ होती है दो लोगों के दरमियान में हालात बेहतर होने में, जब दोनों ही के अंदर अना का मसला हो, जब दोनों के ही अंदर ईगो का मसला हो, या किसी के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो का मसला हो कि नहीं यार, मैं झुक गया, या मैंने पहल कर ली, या मैंने हार मान ली, तो मैं तो गया, मतलब मेरी आवाम क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। अक्सर मतलब है कि सुनते रहते हैं वीडियोज़ में कि जिस शख्स ने लोगों के बारे में सोचना है, जिस शख्स ने अपने आप को झुक जाने को कमतर जान लेना है कि यार मैं अगर झुक गया तो मैं कमतर हो जाऊंगा, मैं छोटा हो जाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो झुकता है समझो वो बड़ा होता है, समझो उसका दिल बड़ा होता है, समझो वो मामलात सुलझाने का सोचता है, समझो वो चाहता है कि ठीक है। देखिए, क्या है ज़िंदगी, क्या है पता नहीं, आज क्या है, कल क्या है, परसों क्या है, कोई भी चीज़ एक जैसी रहनी ही नहीं है, कभी भी कुछ भी एक जैसा रहना ही नहीं है। कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई कहाँ है, वो सब टेम्परेरी है। बल्कि ये पूरी दुनिया ही टेम्परेरी है। अगर बहुत ही डीपली, बहुत ही ठंडे दिमाग से अगर सोचा जाए तो ये दुनिया ही टेम्परेरी है, आज है कल नहीं है। अगर यूनिवर्स के बारे में सोचा जाए तो इतनी बड़ी यूनिवर्स है, उसके अंदर कितनी गैलेक्सियाँ हैं, उसके अंदर एक गैलेक्सी हमारे जो अर्थ वाली है, सन वाली है, फिर इसके अंदर हमारी एक अर्थ है इतनी सी, उसके अंदर फिर हम रहते हैं, फिर उसके अंदर हम रहते हुए अकड़ते हैं, उसके अंदर हम रहते हुए ज़मीन पे चलते हुए गरूर करते हैं कि यार हम ये हम वो, कोई भी हो सकते हैं वो। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के अगर मौके कुदरती तौर पे मिल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी चीज़ ये कि ईरान एक वाहिद कंट्री है, या मतलब मैं समझूँगा कि ऐसा देश है जिसने वाकई अमेरिका से पंगा लिया हुआ है। छोटा सा देश है, कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन वाकई एक आज़ाद कंट्री है, एक ख़ुद मुख्तार कंट्री है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री जिसे हम कहेंगे। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ भी होते हैं जो आज़ाद होते हुए भी अपने फ़ैसले ख़ुद नहीं कर सकते, ख़ुद से खुद कर नहीं सकते। अभी जैसे ईरान के थ्रू जो पाकिस्तान और इंडिया में पाइपलाइन आनी थी गैस की, वो रुकी हुई है क्योंकि पाकिस्तान उसको कंप्लीट नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि कहीं अमेरिका नाराज़ ना हो जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और सीपैक वाला मामला भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पीछे अमेरिका का कहीं ना कहीं एक रोल हो सकता है कि सीपैक आज तक कंप्लीट हो नहीं पा रहा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छी खबरें, अच्छी उम्मीदें, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।